एपिसोड 1। सुबह का वक्त। शेरावत मेंशन, दिल्ली। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण पितु मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। बंदी गृह के तुम अवतारी, कहीं जन्मे कहीं पले मुरारी। किसी के जाए किसी के कहाए, है अद्भुत हर बात तिहारी। है अद्भुत हर बात तिहारी। गोकुल में चमके मथुरा के तारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। एक बेहद खूबसूरत लड़की लाल रंग की शानदार साड़ी में सजी हुई। उसके हाथों में खनकती चूड़ियां थी, कानों में बेहद सिंपल लेकिन दिल को छू जाने वाले झुमके। उसके बाल हल्के गीले थे और गले में सजी थी उसकी पहचान, उसका मंगलसूत्र। वो धीरे धीरे वीणा बजा रही थी, एक भक्तिमय भजन के साथ। फिर भक्ति में लीन होकर उसने वीणा एक तरफ रख दी और कान्हा जी के सामने श्रद्धा से सिर झुका दिया। उसकी आंखें गहरी भूरी काजल से भरी हुई, लंबी घनी पलकें और मध्यम आकार की आंखें जो सीधे दिल तक उतर जाएं। होंठ एकदम परफेक्ट हार्ट शेप वाले, जिन पर सिर्फ एक सॉफ्ट लिप बाम की हल्की सी चमक थी। माथे पर छोटी सी बिंदी, बीच में सिंदूर की हल्की सी रेखा और नाक में एक नन्ही सी नथ जो उसके चेहरे को और भी आकर्षक बना रही थी। उसका चेहरा सूरज की पहली किरण में कुछ ज्यादा ही चमक रहा था, जैसे रोशनी उसी से शुरू हो रही हो। तभी मंदिर में प्रवेश करते हैं पंडित जी और मुस्कुराकर कहते हैं, अरे सिया बेटिया, जय श्री कृष्णा। सिया ने तुरंत हाथ जोड़कर नमस्कार किया और प्यारी सी मुस्कान के साथ बोली, जय श्री कृष्णा पंडित जी, आरती हो चुकी है, अब आप माला बना लीजिए और प्रसाद लेकर बड़े मंदिर जाइए। आज माँ का जन्मदिन है, सब में बांट दीजिए। मैं जरा किचन देख लूं, आज की तैयारियों का टाइम हो गया है, वो कभी भी जिम से लौट सकते हैं। कहते हुए वो साड़ी संभालती हुई जल्दी जल्दी किचन की ओर दौड़ गई। उसी पल एक लंबा चौड़ा रफ एंड टफ सा आदमी जिम से थककर हॉल में दाखिल हुआ। पसीने से तरबतर उसकी सांसें अभी भी तेज चल रही थी। उसकी नजर सीधी किचन की तरफ गई, जहां सिया दौड़ती हुई जा रही थी। उसकी पायल की मधुर छन छन पूरे घर को जैसे जगा रही थी। उसने हल्का सा सिर झटका, जैसे हर रोज का ही कोई नजारा हो, और बिना कुछ कहे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चला गया। सबसे पहले उसका कदम उसकी माँ के कमरे की ओर बढ़ा। दरवाजे पर हल्की सी नॉक दी और अंदर से जैसे ही इजाजत मिली, वो चुपचाप कमरे में दाखिल हो गया। सामने उसकी माँ ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी खुद को सजा रही थी। हैप्पी बर्थडे माँ। उसने पीछे से आकर अपनी माँ को गले लगाया। उसकी माँ ने प्यार से उसका गाल छुआ और उसने माँ के गाल पर एक प्यारी सी किस दी। वो और कोई नहीं बल्कि शेरावत ब्रदर्स की माँ मिसेज मालिनी शेरावत थी। थैंक यू मेरे बच्चे। मालिनी ने उसके बालों पर हाथ फेरा। तभी एक कराहने की आवाज आई। दोनों ने पीछे देखा तो सबसे छोटा बेटा मालिनी के बेड पर बेसुध पड़ा सो रहा था। ये यहाँ क्या कर रहा है और आया कब? उसने हैरानी से पूछा। कल रात वॉशिंगटन से आया, ठीक 12 बजे मुझे विश किया और यही मेरे पास सो गया, मालिनी ने बताया। मैं ऑफिस के लिए रेडी होता हूँ। इतना कहकर वो अपने कमरे की ओर बढ़ गया। कमरे में घुसते ही वो सीधे अपने वॉक इन क्लोजेट की तरफ गया, जो बाथरूम से जुड़ा हुआ था। उसने अपनी हुडी की चैन खोली और जैकेट को लॉन्ड्री बास्केट में डाल दिया। फिर बाथरूम में लगे मिरर के सामने आकर खड़ा हो गया। उसके 6 पैक एब्स, टोन्ड बॉडी और मस्कुलर चेस्ट सब उसके डेडिकेशन का सबूत थे। चाहे वो बीमार हो, थका हो या फिर नींद में डूबा हो, जिम करना नहीं छोड़ता। लेकिन आज उसकी आंखों में कुछ और ही आग थी। उसने देखा, उसके कंधे से खून बह रहा था और शरीर पर कई जगह चोट के निशान थे। वो जानता था जिम में वो खुद को कितना पुश करता है, और वहां जो भी उसके सामने आता है उसकी गलती नहीं, उसकी किस्मत खराब होती है। फिर चाहे वो उसके वर्कआउट्स हों या उसकी बीवी, क्योंकि अद्रकांश सिंह शेरावत सिर्फ एक के सामने झुकता है, बस एक, जो उसकी कमजोरी है। एक लड़की जिसके होने से उसकी रूह को सुकून मिलता है, लेकिन वो लड़की उससे बहुत दूर है और उसे पता है अगर उसका दुश्मन उस लड़की के बारे में जान गया तो उसे नुकसान पहुंचाने से पीछे नहीं हटेगा। इसीलिए उसने खुद को उससे अलग कर लिया। अपने दिल को मार कर वो जी रहा है एक झूठी जिंदगी, जिसमें वो लड़की उसकी नहीं है और वो खुद
किसी और का पति कहलाता है। सिया अद्रकांश सिंह शेरावत का। उसने अलमारी से एक सॉफ्ट कपड़ा निकाला और उसे पानी से गीला किया। फिर उसने धीरे धीरे अपने जिस्म को साफ किया और फिर शावर के नीचे खड़ा हो गया। कुछ देर बाद वॉक इन क्लोसेट से निकलते हुए वह सिर्फ ट्राउजर्स पहने हुए था और बाल पोंछ रहा था। सामने देखा तो सिया टेबल पर उसकी मेडिसिन और ऑरेंज जूस रख रही थी, बिल्कुल उसकी रूटीन के मुताबिक। जैसे ही वो बाहर आया, सिया बिना कुछ कहे अंदर वाले क्लोसेट में चली गई। वो सोफे पर बैठा और दवा लेकर जूस के साथ निकल गया। कुछ ही देर में सिया बाहर आई, हाथ में फर्स्ट एड बॉक्स था। उसने उसे उसी टेबल पर रखा जहां थोड़ी देर पहले मेडिसिन रखी थी और खुद नीचे जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। उसने कॉटन निकाली, उस पर एंटीसेप्टिक डाला और बिना किसी एक्सप्रेशन के उसके जिस्म पर लगाने लगी। पार्टी की तैयारी हो गई? अद्रकांश ने पूछा। उसकी आंखें सिया के चेहरे पर टिकी हुई थी, जो इस वक्त एकदम शांत था। हाँ, उसने धीरे से जवाब दिया और उसके कंधे पर बैंडेज बांध दिया। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट गेस्ट आ रहा है, तो देखना सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, उसने सख्ती से कहा। लेकिन उसकी नजरें सिया के चेहरे से हट नहीं रही थीं, खास तौर पर उसके ग्लॉसी गुलाबी होठों से। ठीक है, सिया बोली और उठकर बड़े सलीके से फर्स्ट एड का सारा सामान वापस में रखा और उसे वहीं रख दिया जहां से लाई थी। वो न तो उसकी तरफ देख रही थी और न ही बात कर रही थी, क्योंकि जम देखना उसके बस की बात नहीं थी। शादी से पहले वो एक नाजुक सी लड़की थी, जिसे खुद पर एक छोटी सी खरोंच भी बर्दाश्त नहीं होती थी। और आज आज खुद के जिस्म पर न जाने कितने जख्म वो चुपचाप झेलती है। खाना बनाते वक्त जल जाना या कट जाना अब उसके लिए नॉर्मल हो गया है। और अब तो गहरे कट, बुलेट के निशान और लहूलुहान जख्म देखना भी आम बात बन गई है, क्योंकि अद्रकांश ने कहा है कि ये सब उसके लिए नॉर्मल है। और अब सिया के लिए भी ये सब नॉर्मल होना चाहिए। वो दरवाजे तक पहुंची ही थी, हाथ बढ़ाकर जैसे ही उसे खोलने वाली थी, तभी उसने अपनी कमर पर किसी की सख्त और गर्म हथेली का एहसास किया। वो टच तेज, गहरा और झटका देने वाला था। अगले ही पल वो खुद को अद्रकांश की तरफ खिंचता हुआ महसूस करने लगी और कुछ ही सेकंड में वो सीधा उसके मस्क्यूलर सीने से जा लगी। फिर उसके होंठ सिया के होंठों को छू गए, एक पल के लिए जैसे वक्त थम गया हो। उसने अद्रकांश का वो कंधा थामा जो जिस्मी नहीं था और अपना दूसरा हाथ उसके गर्म नंगे सीने पर रख दिया और फिर खुद को पूरी तरह से उसकी मर्जी के हवाले कर दिया। उसे रोकने की अब न उसमें हिम्मत थी, न कोई वजह। जो वो करना चाहता था, करने दिया। उसने उसे वैसे चूमा जैसे कोई प्यासा शिकारी हो। उसके होंठ को कभी काटता, कभी चूसता, जैसे उसमें अपनी सारी बेचैनी उतार देना चाहता हो। लेकिन जब उसने देखा कि सिया किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही, उसका गुस्सा और भी ज्यादा भड़क उठा। उसने गहरी सांस ली, आंखें कसकर बंद कर ली, खुद को कंट्रोल किया और फिर अचानक उसे छोड़ दिया। लेकिन जब उसकी नजर पड़ी सिया के चेहरे पर, जो अब पूरी तरह लाल हो चुका था, सांसें तेज और बेकाबू थीं, तो उसके होंठों पर एक तिरछी, ठंडी सी स्माइल आ गई। मुझे लगता है तुम्हें दोबारा वैसे ही देखना अच्छा लगेगा, सांसें थमी हुई, बेसुध सी। मेरी पकड़ में, अद्रकांश ने उसकी आंखों में देखते हुए ठंडी लेकिन तीखी आवाज में कहा। मुझे नजरअंदाज करने की कोशिश मत करना सिया, वरना तुम जानती हो मैं क्या कर सकता हूं। इतना कहकर वो मुड़ गया और उसे वहीं छोड़कर चला गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। सिया की आंखें भर आईं। वो बस उसे जाता हुआ देखती रह गई, पलकों पर ठहरते आंसू, दिल में एक बेमिसाल चुप्पी। और फिर एकदम से वो पलटी और भागती हुई किचन की तरफ निकल गई।